अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडियाज़ 41 एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकल एसेट्स होता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, गवर्नमेंट ग्रांट होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स यानी जो भी लिविंग प्लांट रहता है, वीट क्रॉप्स और गेहूँ, ये सब जो जितने भी प्लांट्स रहता है, जिंदा एनिमल्स, जैसे कि जितने भी एनिमल्स है, काऊ है, ये है, वो है, तो उसको बायोलॉजिकल एसेट्स बोलेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब होता है कि जो गेहूँ है, उससे जो गेहूँ निकला, उससे जो मिल्क बना और मीट बना दिया हमने, तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। मतलब कुछ ग्रांट मिलती गवर्नमेंट से, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, कब अप्लाई नहीं होगा? जब जिसके लिए इंडेक्स सेपरेटली बना होगा। जैसे कि लैंड के लिए इंडेक्स 16 बना हुआ, तो इंडेक्स 16 बनेगा। ट्रैक्टर 16 लग जाएगा। बियरर प्लांट जो रहता है, जो किसी की फ्रूट ट्री, मैंगो ट्री, रबर ट्री, जो भी प्रोड्यूस होता है 12 महीने से ज़्यादा, तो बीरर प्लांट जो प्लांट रहता है जो कि 12 महीने से ज़्यादा हमको चीज़ें देता है, तो उसको वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट नहीं आएगा, और इंडेक्स 20D गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बीरर प्लांट नहीं आएगा। और इंटेंजिबल एसेट्स जो रहेगा वो जो भी ऐसे लाइसेंस वाइसेंस दे रहे हैं हम, तो इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह इस पर नहीं आएगा। ठीक है, अब अभी अभी इसके बाद हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या बोलेंगे? सबसे पहले मेजरमेंट रहते हैं कि भाई इनिशियल मेजरमेंट क्या करेंगे, सब्सिक्वेंट मेजर क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इनिशियल मेजरमेंट करेंगे फेयर वैल्यू। जो भी बायोलॉजिकल एसेट्स हमने काऊ खरीद के लाए, ठीक है, तो काऊ खरीद के लाए, तो हम क्या इनिशियल काय में करेंगे? फेयर वैल्यू लेफ्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी इसको समझते हैं हम कैसे करेंगे। सब लोग समझ, हम गए मंडी गए जहाँ पे गाय बिकती है, तो फेयर वैल्यू मतलब वही होता है कि जहाँ पे हम उसको बेच सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लग जाता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपये की होगी, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपये का लग गया, तो उसकी फेयर वैल्यू आ गई 99,000। याद रखना, क्या आ गया? भाड़ा माइनस करने के बाद फेयर वैल्यू आ गई 99,000। ठीक है, तो फेयर वैल्यू आ गई 99,000, उसमें क्या लग गया हमको? ट्रांसपोर्टेशन। तो उसमें बोला कि नहीं, जो बेचेगा उसको 2% ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगेगा। ठीक है, तो 2,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लग गया है, तो हमारे पास 97,000 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल आया। तो फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ सेल आया, तो 97,000 क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? बायोलॉजिकल एसेट्स को डेबिट करेंगे, और जो बैंक से पेमेंट के 1 लाख रुपये का बैंक करेंगे, बचे हुए लॉस में डालेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, तो अगर सेलिंग प्राइस ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स दिया रहेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजेक्शन दोनों माइनस करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि फेयर वैल्यू दिया रहता है, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑलरेडी माइनस रहता है, ट्रांजैक्शन बस माइनस करना रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर एग्जांपल के लिए ये जो 1 लाख जो पेमेंट कर रहे हैं हम, अभी हमने क्या ये ला लिए, उसके बाद जो हम जो पेमेंट कर रहे हैं, ये तो फेयर वैल्यू लेफ्ट कॉस्ट ऑफ सेल 97,000 आ गया। अब जो पेमेंट कर रहे हैं, मान लो 1 लाख रुपये का हमने पेमेंट किए थे, प्लस 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन लगा था, और 2,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पे किया, बायर ने पे किया। ठीक है, तो 1,03,000 का आ गया। तो एंट्री क्या मारेंगे? बायोलॉजिकल एसेट 97,000 का मारेंगे, टू बैंक 1,03,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में 6,000 रुपये डेबिट मार देंगे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है, तो वही बोला गया हुआ है कि इनिशियल रिकग्निशन में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल रहेगा, और जो कॉस्ट ऑफ सेल रहेगा उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड रहेगी। मतलब जो फेयर वैल्यू रहेगा उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड रहेगी। ठीक है, ये यहाँ वाला पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद बताया गया हुआ है कि अगर फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हैं, तो जो कॉस्ट रहेगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इम्प्रेटमेंट लॉस्ट, तो वो करना कॉस्ट में लो। अगर फेयर वैल्यू नहीं है, तो कॉस्ट जो आया है उस 1,03,000 उसमें ही कॉस्ट में मेजर करो। सब्सिक्वेंट क्या मेजर करेंगे? मान लो कि जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं कि वही फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 97,000 का था, 99,000 हो गया अगले साल, तो वही बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आ जाएगा, बायो अब तो गेन और रीमेजरमेंट। ठीक है, और अगर कॉस्ट में था, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट जो वापस यही कॉस्ट निकालो, और बढ़ता तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ता तो मत बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद क्या, ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो फेयर वैल्यू रहता है, ये फिजिकल चेंज के लिए भी, फिजिकल के वजह से भी हो सकता है, और प्राइस की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल रहता है कि एक गाय है, उसकी 3 साल की एज है, जो 3 साल वाली गाय कम दूध देगी, 4 साल वाली गाय और कम दूध देगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी बताया सर, ज़्यादा दूध देगी मान लो। ठीक है, अभी मान लो कि 3rd ईयर ओल्ड गाय 100 की ये हमने खरीदा था, 120 उसकी फेयर वैल्यू हो जाती है। ठीक है, थर्ड ईयर में 1 साल जाती है, और 4th ईयर में 150 हो जाती है। तो हम क्या लेंगे? जो 4th ईयर में मान लो 150 ईयर की हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? हम क्या लेंगे? जो 4th ईयर की गाय, 1 साल बाद तो ये गाय 4 साल की हो जाएगी, तो हम 4th ईयर की लाएंगे, तो 150 माइनस 100, तो 50 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? टोटल 50 हमारा फेयर वैल्यू चेंज आएगा। लेकिन अभी को उसने बोला कि फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो जो जो ये रहेगा, इसको बोलते हैं प्राइस चेंज। 100x भी प्राइस चेंज, और ये जो 1 साल का डिफरेंस आ रहा है 30 रुपये का, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है,
अभी इसके बाद क्या बोला गया हुआ है, इसके बाद अगर डी रिकग्निशन कैसे करना है, अगर मान लो डी रिकग्नाइज करते हैं तो क्या जो बैंक में पैसा आया टू बायोलॉजिकल एसेट्स टू गेन टू लॉस, ठीक है ये, ठीक है। उसके बाद मान लो कि डेथ हो जाती है तो लॉस हो गया, लॉस अकाउंटेबल टू बायोलॉजिकल एसेट्स। और मान लो कि बकरी को काट डालते हैं हम लोग, ठीक है, तो बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए ख़त्म हो गई और बैंक में पैसा आया, ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट्स क्या हो गई, कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो क्या कर दिए, कटने में डाल दिए, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डाल दिए, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू बायोलॉजिकल एसेट्स टू गेन या फिर डेबिट लॉस। और उसके बाद जो स्लॉटरिंग जो कटाई का खर्चा देते टू बैंक, ठीक है। उसके बाद मान लो कि एक्सपेंसेस अगर कुछ भी होता है कि दूध, फूड, ब्रीडिंग, सीड्स के लिए करता होता तो जो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक में आएगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए जो भी खर्चा होता है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अभी मान लो कि एग्रीकल्चर में जो भी हमारा गेहूँ वेहूँ लगाने का खर्चा होता है तो एक्सपेंसेस कर देंगे, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो वीट बेचेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर मिलती है तो जो गवर्नमेंट ग्रांट अगर अनकंडीशनल मिलती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, रिकॉग्नाइज प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि अगर कंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो अगर मान लो कि गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं कि अगर टोटली आपका रिफंड करना पड़ेगा, अगर कंडीशन फॉलो नहीं करते हो, 5 साल तक आय यूज़ नहीं करते हो तो पूरा पूरा रिफंड करना पड़ेगा, तो उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट कर दो, और जब कंडीशन फुलफिल हो जाए तो डिफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि प्रोपोर्शनेटली रहती है तो मतलब 3 साल हो चुके हैं, ठीक है, 90,000 रुपये दिया हुआ है 5 साल के लिए, तो 3 साल में 54,000 हो जाएगा, तो हम हर साल 18,000 रुपये कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और बचा हुआ डिफर्ड ग्रांट में रहेगा हमारा, ठीक है। अभी और क्या बताया गया, वो रिकग्निशन ऑफ न्यू बॉर्न काफ। अगर न्यू बॉर्न मतलब नया बच्चा होता है तो हमको तो पूरा, हमको क्या हो गया, बायोलॉजिकल एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पूरा गेन हो गया हमको, ठीक है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसको भी क्या में करेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल से करेंगे। अब अगर मान लो कि एक अक्टूबर को आया था 100 रुपये, इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिजिकली चेंज आएगा, पूरा पूरा फिजिकली चेंज, प्राइस की वजह चेंज नहीं आएगी, पूरा पूरा फिजिकली चेंज है, ठीक है।